तो नया चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब थोड़े ज्यादा ये सप्लाई से रिलेटेड जो भी हमारे चैप्टर्स हैं कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ हमारा जीएसटी जो डिपेंड करता है वो सप्लाई पर होता है। तो सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा आगे किस हिसाब से हमें जीएसटी लगाना है ये यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम ये पता लगाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंड एनालाइज द सेम टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन गिवन सिचुएशन। तो हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में क्या है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, एनालाइज द सेम टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन गिवन सिचुएशन। तो दोनों ही केसेस में हमें देखना है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कि हमारा क्या है यहाँ पर। तो चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर का नाम भी है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो देखिए हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा। डोमेस्टिक की बात पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, क्योंकि जीएसटी आप डोमेस्टिक सेल पर ही लगाएंगे, सप्लाई पर ही लगाएंगे, एक्सपोर्ट वगैरह पर तो कस्टम रहेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस and the location of the recipient of service is in India, सेक्शन 12। तो सेक्शन 10 हमें सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा है कि हम देखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा, और सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। देखिए हमारा जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, दैट इज द टैक्स इज लेवाइड एट द प्लेस वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। सप्लाई का मतलब क्या है, हम कहाँ सप्लाई कर, तो डेस्टिनेशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रादर देन द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, तो कहाँ माल बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ सप्लाई हो रही है वो इंपॉर्टेंट बात है। द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज असेंशियल टू असरटेन द नेचर ऑफ सप्लाई, दैट इज वेदर ए सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट। तो सप्लायर कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, ये दो बातें डिसाइड करेगी कि ये विद इन द सेम स्टेट है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। In other words, these two factors are required to determine whether a supply is subject to SGST plus CGST or IGST. If an interstate transaction is wrongly treated as intrastate or vice versa and tax paid accordingly, the correct tax will be required to be paid and refund to be claimed for wrong tax wrongly paid. तो अगर आपने कुछ गलती कर दी तो फिर बाद में आपको एडजस्टमेंट उसकी करेक्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी। दो नो इंटरेस्ट इज लिवाइड इन सच केस, क्योंकि देखिए ऐसा है आपने टैक्स तो दिया ही है ना, और टैक्स की अमाउंट भी सेम ही है, तो कोई जानबूझ के थोड़े ना करने वाला है, और एडजस्टमेंट भी इनपुट आईजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी वगैरह सब एडजस्ट हो भी जाते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Procedural requirement increase and working capital gets blocked where the amount involved is huge. तो थोड़ा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है। Hence determining correct place of supplies of the paramount importance. तो आपके लिए पहले ही आप सही से करो, क्योंकि बाद में दिक्कतें आएंगी। Section 2 subsection 86 of the CGST Act defines place of supply to mean
the place of supply as referred to in chapter 5 of the integrated goods and service tax 2017। तो सीजीएसटी एक्ट में कहा गया कि जो आईजीएसटी एक्ट में चैप्टर 5 में बताया गया है वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी, इन्होंने कहा वही वाली। इसका मतलब अगर हमें पता लगाना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन को देखना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। तो सप्लाई कहां पर कंज्यूम्ड हो रही है। अब यहां पर भी बहुत सिंपल वर्ड तो लिखा है लेकिन इतना सिंपल है नहीं कि सप्लाई कंज्यूम कहां हो रही है। दस प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द जुरिस्डिक्शन वेयर द टैक्स रेवेन्यू शुड रीच। तो जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई है टैक्स वहीं पहुंचना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज हाउ टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स यूजुअली बीइंग टेंजिबल। देखिए गुड्स में एक बहुत अच्छी बात होती है, टेंजिबल एसेट होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है सर्विसेज में हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन गुड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो डू नॉट पोज एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर डिटरमाइनिंग देयर प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सर्विसेज यूजुअली बीइंग इंटेंजिबल, वहां पर प्रॉब्लम आती है विद रेस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये बता रखा है कि सर्विसेज में क्या दिक्कतें आती हैं हमारे पास। द मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस कुड बी ऑल्टर्ड इजिली। अब क्या होता है सर्विसेज में बहुत तेजी से चेंजेस लाई जा सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सर्विस कुड चेंज फ्रॉम पोस्टपेड टू प्रीपेड, और बिलिंग एड्रेस ऑफ कस्टमर कुड बी चेंज्ड। Repair or maintenance of software could be changed from on-site to online. Banking service earlier required customer to go to bank. Now the customer can avail service from anywhere. तो बहुत समस्या है सर्विसेज में। अब एटीएम जहां से मर्जी, अब एटीएम मतलब आप ये सोचिए कितनी तेजी से चेंजेस आए हैं। आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले जब एटीएम नहीं होते थे और पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमें बैंक जाकर लाइन में लगना पड़ता था अपने ही पैसे निकालने के लिए। उसके बाद जब एटीएम आया तो ये एक इतनी बड़ी बात हो गई कि एटीएम में आप कहीं से भी पैसे निकाल लीजिए। ये शुरुआत में बहुत बड़े बड़े बैंक, इंटरनेशनल बैंक जो थे जैसे HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे सिटी बैंक, ऐसे कुछ बैंक्स ने ये सर्विसेज दी। एटीएम हम देखते थे ये एटीएम है, क्या बात है, यहाँ पर कार्ड दे करके पैसे आ जाएंगे। जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं वहां तो एटीएम कार्ड वगैरह भी वो नहीं देते थे। धीरे धीरे फिर वहां पर उनके एटीएम होने शुरू हुए, शहरों में लगने शुरू हुए, गांव में मोबाइल एटीएम इतना हो गया एटीएम कि भैया सब लोग बैंक में जाना कम हो गया। कई लोग तो साल भर तक बैंक में ही नहीं गए, क्योंकि बैंक में 2 रीजन बहुत ज्यादा होते थे जाने के, 3 रीजन। बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना और पासबुक में एंट्री कराना। अब पासबुक में एंट्री की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन आपके पास आ जाती है पासबुक, है ना, स्टेटमेंट ऑनलाइन आ जाती है। पैसा निकालने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं, एटीएम से निकल जाता था। केवल जमा कराने के लिए जनरली जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में तो मुझे लगता है मुझे सालों हो जाते हैं कभी एटीएम गए हुए, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने लग गई हैं। मेरे पास पैसा आ रहा है ऑनलाइन, मुझे बैंक में जाना है जमा कराने के लिए भी बैंक में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बटन दबाऊंगा मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे या डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर होंगे। मुझे किसी को पेमेंट करनी है ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, ना मुझे कैश निकालना ना मुझे जमा कराना, तो बैंक में मैं क्या करने जाऊं। तो एटीएम भी आजकल, एटीएम का बहुत बड़ा खर्चा होता था बैंक का, वो सारे खर्चे खत्म हो गए। अब बैंक एटीएम लगाने की बजाय धीरे धीरे खत्म कर रही है कि एटीएम फालतू का यूज नहीं है। बहुत पुराने लोग कर रहे हैं लेकिन आजकल तो रिक्शा वाला क्या और सब्जी वाला क्या, ठेले वाला क्या, सब पेटीएम
पर पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो आज से 5-10 साल, 15-20 साल बाद हम कहेंगे कभी एटीएम हुआ करते थे, क्योंकि उसकी कोई जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी में कभी पड़ेगी। और एक कार्ड वगैरह का भी यूज खत्म हो जाएगा, हमारे आई के थ्रू या फिंगर के थ्रू या मोबाइल पर। अब भी कई एटीएम ने शुरू कर दिया कि आप जाइए एटीएम, अपने मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और आप पैसा निकाल लीजिए। तो इसके मतलब क्या है कि ये कार्ड वगैरह भी आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर and service provided may not be ascertainable or may easily be suppressed as nothing tangible moves and they would hardly be any trail। तो बड़ी दिक्कत है इसमें सर्विसेज में। For supplying a service, a fixed location of service provider is not mandatory and even the service recipient may receive service while on the move. The location of billing could be changed overnight. Sometimes the same element may flow for more than one location, for example, construction or other service in respect of railway line, national highway or bridge on a river which originate in one state and end in the another state. अब आप जाते हैं यहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फरीदा, इधर उधर जो अलग अलग सिटीज हैं वो जनरली फ्लाईओवर के थ्रू ही कनेक्टेड होती है, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। Similarly, a copyright for distribution and exhibition of film could be assigned for many states in a single transaction, or an advertisement of a program is broadcasted across the country at the same time. An airline may issue seasonal tickets containing say 10 voucher and which could be used to travel between any two locations in the country. The card issued by Delhi Metro be used in a Noida or New Delhi Faridabad without the New Delhi Metro being able to distinguish the location or journeys at the same time of receipt of payment। तो आपका जो ट्रेवल कार्ड है, मेट्रो कार्ड है, वो दिल्ली के साथ साथ आसपास नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब सिटी में भी है, तो वो तो हर जगह चल रहा है। आप कैसे क्या पता लगाओगे, यहाँ तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। Services are continuously evolving and thus continue to pose newer challenges. For example, 15-20 years back, no could have been thought of DTH, online information, online banking, online books of tickets, internet, mobile telecommunication, etc. ये तो कुछ होता ही नहीं था। Considering the difficulties in determining the actual place of consumption of services, the various elements involved in a service transaction are used as proxies for determining the place of consumption or place of supply of such services। क्योंकि सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ कंजम्पशन में पागल हो जाएंगे हम पता लगाने में, बड़ी दिक्कत आएगी, तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे उस सिचुएशन में। ए प्रॉक्सी विच गिव मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट देन फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई कुड बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कुछ हम देखेंगे क्या। द वेरियस एलिमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सर्विसेज आर लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस where the activity took place, performance कहाँ हुआ है, service place where the service is consumed, place to whom actual benefit flows, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो proxy which give more appropriate result than other is used for determine the क्या है, ये सारी चीजें हम यूज में करने वाले हैं। तो separate rule for determine place of supply in respect to B2B and B2C transaction। B2B ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? इन रेस्पेक्ट ऑफ B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन जो करता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस B2B ट्रांजेक्शन। और B2C ट्रांजेक्शन होता है जो बिजनेस कस्टमर के साथ में करता है, ना कि बिजनेस के साथ। तो B2B ट्रांजेक्शन में द सप्लाई इज मेड बाय ए रजिस्टर। यहाँ पर हम सप्लाई और सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, बीच में टॉपिक आया था बस सप्लाई और सर्विसेज में क्या क्या परेशानियां हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब एक नॉर्मल टॉपिक आया है जो सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हमें हमारे से बात करना है।
तो ये कह रखा है कि सप्लाई के केस में, यहाँ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस की बात नहीं हो रही है, केवल बात हो रही है सप्लाई के केस में। हम B2B और B2C के अलग अलग रूल है यहाँ। तो B2B ट्रांजैक्शन जो होती है, द सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए B2B में जनरली क्या होगा, दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे ज्यादातर केस में, है ना। तो सप्लाई इज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड टैक्स पेड आर टेकन एज क्रेडिट बाय द रेसिपिएंट। भाई बिजनेस B2B में क्या है, ज्यादातर रेसिपिएंट आईटीसी लेगा। क्योंकि आईटीसी क्यों लेगा, क्योंकि वो जो रेसिपिएंट है वो एंड यूजर नहीं है, वो भी बिजनेस है, वो आगे उसको बेचेगा या कंज्यूम करेगा, तो वो आईटीसी लेगा। तो वो दोनों रजिस्टर्ड है। तो लिखा है कि जो टैक्सेस पेमेंट है उसका क्रेडिट कौन लेगा, रेसिपिएंट। सो सच ट्रांजेक्शन आर जस्ट पास थ्रू। तो ये बस जा रही है, एंड ट्रांजेक्शन नहीं है। GST collected on B2B supply effectively create a liability for the government and an asset for the recipient of supplies in as such the recipient is entitled to use the ITC, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे ही ये B2B ट्रांजेक्शन होती है तो रेसिपिएंट के लिए ITC क्या है, एक असेट है, और गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से, एक के लिए असेट है तो दूसरे के लिए तो लाइबिलिटी होगी ना। तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उसकी फ्यूचर लाइबिलिटी से एडजस्ट करना है। फॉर B2B ट्रांजेक्शंस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट टेक्स केयर इन ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशन as further credit is to be taken by the recipient. The recipient usually further supply to another customer. तो या तो वो सप्लाई करेगा या यूज करेगा। The supply is consumed only when B2B transaction is further converted into B2C transaction. तो B2C ट्रांजेक्शन भी तो एंड होगी वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि एंड यूजर है कस्टमर। इन रेस्पेक्ट ऑफ B2B ट्रांजेक्शन द सप्लाई इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन who consume the same and tax paid actually reach the government. तो B2C में क्या रहता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है जनरली, वो यूज करता है, आईटीसी लेता नहीं है वो, और ये एंड में जो गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा आया वो कहीं एडजस्ट नहीं होना है। तो B2P ट्रांजेक्शन जो है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो आईटीसी लेता है। B2C में क्या होता है, रेसिपिएंट कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है और वो आईटीसी नहीं लेता है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने बात करी थी कि CGST में क्या लिखा है कि IGST के चैप्टर 5 हम जो वहां लिखा वही हम यहाँ मानेंगे। तो यहाँ लिखा है बेसिस द अबव गाइडलाइन प्रिंसिपल चैप्टर 5 ऑफ द IGST एक्ट, सेक्शन उसके 10 to 14 है, प्रेस्क्राइब बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक रूल to determine place of supply of goods and services in various circumstances। तो वो बताता है स्पेसिफिक, एक जनरल रूल बता देंगे, और जहां पर हमें लगता है कि दिक्कतें या इन चीजों के बारे में बात करना जरूरी है वहां पर उसके बारे में स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे। These provisions prescribe the provision related to place of supply of goods and service in domestic as well as the cross-border transactions. At the intermediate level, our discussion will be restricted to the related to place of supply of goods and service in domestic transactions only, क्योंकि कस्टम हमारे कोर्स में नहीं है। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 12। सेक्शन 10 जहां पर हमें गुड्स के बारे में बात कर रहा था, सेक्शन 12 सर्विसेज के बारे में बात कर रहा था। तो कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं। कॉन्टिन्यूअस जर्नी का क्या मतलब है? Means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time either by single supplier or service or through an agent acting on behalf of more than one supplier or service, and which involve no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate or issues। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप ओवर वर्ड यूज हुआ है। तो लिखा है स्टॉप ओवर मीन्स ए प्लेस वेयर ए पैसेंजर कैन disembark either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time। देखिए होता क्या है,
मुझे यहां से जाना है मुंबई, मेरी टिकट बुक है। अब क्या है कि एक टिकट होती है कि नॉन स्टॉप जा रही है, तो पता चला मेरी यहां से मुंबई की नॉन स्टॉप टिकट 5,000 की। मैंने सर्च करा तो मुझे पता चला कि वहां 2 घंटे या 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटे, और मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा दिल्ली से, और 5,000 की टिकट है। मैंने सर्च करा यार कहीं पैसे बच जाए, तो पैसे बचने के लिए दो होते हैं, एक तो उठपटांग टिकट होती है, रात को 2 बजे जा रही है, इस तरीके की होती है। या ये है कि पता चला कि मेरे को 2 की बजाय एक टिकट थी 4,000 रुपए की, लेकिन वो 2 की बजाय 7 घंटे ले रही थी। मैंने कहा 7 घंटे कैसे? तो पता चला वो दिल्ली से जाएगी उदयपुर, उदयपुर रुकेगी 2-3 घंटा, फिर उदयपुर से जाएगी मुंबई। अब उसके अंदर क्या है कि प्लेन वही है, वहीं रुका है, मुझे उतर के भी नहीं जाना है कहीं, मैं वहीं बैठा हूं। तो ये कॉन्टिन्यूस जर्नी हो गई। ये लिखा है नो स्टॉप ओवर, वो कोई विच इनवॉल्व नो स्टॉप ओवर। ऐसा नहीं है कि मैं यहां रुक रहा हूं, आज मैं फिर उतर के जाऊंगा, कल को फ्लाइट है, वो नहीं। ये कंटिन्यूस जर्नी ये वाली है कि भैया रुक गया, हाँ भैया चाहे 2-4 घंटे रुक गया, लेकिन सामान वही है, मैं भी वही हूं। तो ये, या कई बार क्या होता है, stopover means a place where a passenger can disembark either to transfer to another conveyance or break their his journey in order to resume it later। तो ये कह रहे हैं कंटिन्यूस में वो नहीं आएगा, पता चला मैं हवाई जहाज से गया, फिर हवाई जहाज से उतर के बस से जा रहा हूँ, तो वो नहीं कह रहे हैं कंटिन्यूस जर्नी। हाँ, कई बार ये हो जाता है, मेरा वहां प्लेन उतरा, वो कहता है प्लेन चेंज कर लो, लेकिन मेरा जो है कन्वेंस अनदर टाइप की कन्वेंस नहीं है, तो वो कंटिन्यूस में ही आना चाहिए। क्योंकि कई बार तो ये भी हो जाता है कि कहीं उतरे और वो खराब हो गया या कुछ दिक्कत है, तो दूसरे में बिठा दिया। ठीक है ना? यहाँ लिखा कन्वेंस का मतलब है वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल वगैरह। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज करेक्टराइज्ड बाय ए सफिशिएंट डिग्री ऑफ presence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply service or to receive and use service for own needs। देखिए डेफिनेशन तो ऐसी होती है, हमें कॉमन सेंस में देखना है कि क्या क्या है जो जरूरत पड़ने पर काम आए। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक जगह है, अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर है जहां पर रिसोर्सेज हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर्विसेज के बारे में बात हो रही है ना? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर अब हम कह रहे थे लोकेशन में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि सर्विसेज तो चेंज हो रही है, ये हो रहा है, तो कैसे करें? तो लोकेशन ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है? where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business। इसका मतलब B2B की बात हो रही है। तो अगर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा रही है और बिजनेस जो ले रहा है रजिस्टर्ड अपना प्लेस पर ले रहा है, तो उसको हम उसी मान लिया इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन लिया, मेरा ऑफिस है, मैंने लिया, तो क्या ये मेरा एक बिजनेस है और मैंने यहाँ के लिए लिया है, तो ये क्या है? यही मेरे है लोकेशन, प्लेस ऑफ सर्विस है, रेसिपिएंट हूं मैं और मैं उसको यूज कर रहा हूं। Where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is to see a fixed establishment, तो वो हो जाएगा। मान लिया मेरा मेन प्रिंसिपल प्लेस ये है, एक और जगह है मेरी, वहां पर मैंने ले लिया, तो वो मान लिया जाएगा। Where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of supply। अब ये कह रखा एक से ज्यादा है, तो हम ये देखेंगे ज्यादा कंसर्न कौन है उस सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है ना? तो ज्यादा कंसर्न है, ज्यादा यूज कर रहा है, ज्यादा कनेक्टेड है, उसको हम मान लेंगे। अगर ऐसे प्लेसेस नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट, तो अगर कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, नॉर्मल कोई ले रहा है, तो जहां भैया घर है तुम्हारा वो मान लेंगे।
ठीक है ना। तो यहां लिखा है द अबव डेफिनेशन रिलेट ओनली टू सर्विस, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, उसको हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, केवल सर्विसेज के लिए डिफाइन कर रखा है, क्योंकि सर्विस के केस में दिक्कत आती है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या हुआ, अगर सप्लाई रिसीव्ड हो रही है प्लेस ऑफ बिजनेस तो वो वाला, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो वो हो जाएगा, एक से ज्यादा जगह है तो देखेंगे ज्यादा कौन कंसर्न है, और अगर ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं, बिजनेस वगैरह नहीं है या कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम जो रेसिपिएंट का रेजिडेंस है उसे ले लेंगे। ठीक है। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, क्योंकि देखो हमें ये भी पता लगाना जरूरी है कि लोकेशन रेसिपिएंट की कौन सी है, और ये भी पता लगाना जरूरी है कि लोकेशन सप्लायर की कौन सी। बिना इन दो लोकेशन के हमें ये नहीं पता चलेगा विद इन द सेम स्टेट है या अदर देन आउटसाइड द स्टेट है, इंट्रा या इंटर सप्लाई। तो उसके लिए हमें एक काम कर लिया, हमने क्या पता लगा लिया, हमने ये पता लगा लिया कि रेसिपिएंट का क्या है लोकेशन। अब हम किस चीज का पता लगा रहे हैं, सप्लायर का लोकेशन क्या है। Where a supply is made from a place of business for which a registration has been obtained, तो वो लोकेशन को माना जाए, place of business. Where a supply is made from a place other than the place of business for which a registration has been obtained, that is to say fixed establishment elsewhere, तो हम उसे मान लेंगे। तो यहां पर भी वही बातचीत चल रही है जो रेसिपिएंट के लिए थी। Where a supply is made from more than one establishment, where the place of business or fixed establishment, the location of establishment most directly concerned with the provision of supply, उसे तो ये 3 पॉइंट सेम चल रहे हैं अभी तक, लेकिन वहां चौथा पॉइंट क्या था, अगर ये सब एब्सेंट है तो हम रेसिपिएंट का रेजिडेंस ले लेंगे, लेकिन यह सप्लायर है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है। तो लिखा है इन केस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सप्लायर। अब क्या होता है कि मान लिया एक आज सर्विसेज देने के लिए छोटे मोटे लोग भी बहुत होते हैं, तो वहां पर अगर मान लिया कोई सर्विस दे रहा है और कोई ऐसा प्रिंसिपल प्लेस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो भैया जो सप्लायर है उसका घर क्या है उसी से ही, तो इसका मतलब इवन चाहे हम बात करें रेसिपिएंट की, चाहे हम बात करें सप्लायर की, सारे पॉइंट सेम है। ठीक है। अगेन ये सर्विसेज के लिए है, लोकेशन और सप्लायर ऑफ गुड्स डिफाइन नहीं किया गया, तो सब कुछ सेम है यहां पर भी। As already pointed out that location of supplier of goods is not defined in the law, only the location of supplier of service is defined. Service being intangible sometimes leave no trail as the location from where they are supplied, and for that reason a specific definition is required, whereas in case of goods it is easier to determine as to where the goods are actually located, taking a clue from the definition of the place of supply. Location of supply of goods is where business is ordinarily carried on, where the goods and themselves are located. तो अगर हम ये बात करें कि गुड्स डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन वो टेंजिबल असेट है गुड्स, तो वहां से हम इसी की सेंस ले सकते हैं और देख सकते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है, ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस, ए गोडाउन or any other place where a taxable person store his goods, supply or receive goods or services or both। तो ये सारी चीजें आती हैं प्लेस ऑफ बिजनेस की। ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, चाहे उसे कुछ भी नाम दे, वो भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है ना। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है और ये गुड्स और सर्विस दोनों पर अप्लाई होती है, कि हमारा सर्विस और गुड्स दोनों के लिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, वेयर हाउस वगैरह भी है
और कोई हमारा एजेंट की जगह वो भी है, और उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस है वो भी है, सब कुछ है। सप्लाई तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, रेसिपिएंट भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ का क्या मतलब है? वेर ए कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक दो बार, रेसिपिएंट कौन होता है। तो जहां पर पैसा देना है, कंसिडरेशन देना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसके लिए जो पैसा देने के लिए लाइबल है वही रेसिपिएंट है। लेकिन जहां कंसिडरेशन नहीं है, हमने पढ़ा था कई बार बिना कंसिडरेशन के भी हम लोग उसको सप्लाई मान लेते हैं। तो जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, जैसे इंटर ब्रांच हमारा ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वहां पर भी हम सप्लाई मानते हैं, लेकिन वहां कंसिडरेशन तो नहीं है। तो वे नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, द पर्सन टू whom the goods are delivered or made available or to whom possession or use the goods is given or made available। देखिए क्या होता है, हमें है ना गुड्स को जनरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसलिए गुड्स के बारे में बात हो रही है ना यहां पर। और यहां लिखा है वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू whom द सर्विस इज रेंडर्ड। तो अगर हमने फ्री में कोई सेवा करी है, तो जिसको सेवा करी है वही रेसिपिएंट है हमारा। लेकिन गुड्स के लिए नहीं बोला है, ये लिखा है पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और टू पोजीशन और गुड्स इज गिवन, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजिबल सेट है तो हमें आराम से देखकर पता चल जाता है। And any reference to a person to whom a supply is made shall be constituted as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting on behalf of the recipient in relation to goods or service or both। तो अगर किसी एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर ली है डिलीवरी सर्विस की या गुड्स की, तो उसे हम रेसिपिएंट मान लेंगे। सप्लायर इन relation to any goods or service or both shall mean the person supplying the said goods or service or both and shall include an agent acting as such on behalf of supplier in relation to goods or service or both। तो सप्लायर के लिए भी बता रखा है हमें। तो यहां लिखा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन IGST एक्ट बट डिफाइंड इन आफ्टर सप्लाई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स द यूनियन टेरिटरी एक्ट वगैरह, तो शेल हैव द सेम मीनिंग एट टू दोज एक्ट। तो आपस में एक दूसरे के मीनिंग को हम यूज कर लेंगे। अब बात आती है मेन सेक्शन 10 की। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो सेक्शन 10 हमें सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 10 क्या बताता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन द सप्लाई इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इनटू सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड इंडिया शैल बी एज अंडर। क्लोज ए क्या कहता है? तो हम बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और by any other person, the place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient। देखिए यहां ध्यान से देखने पे हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी। क्या? जहां पर सप्लाई में मूवमेंट है, मान लिया मेरा एक शोरूम है टीवी का, आप मेरे से टीवी खरीदने आए, मूवमेंट है, आपने मेरे को पैसा दिया और आपने कहा मेरे घर पहुंचा दो, मेरा खुद का आदमी लेकर जाता है, तो वेदर बाय द सप्लायर, तो ये मूवमेंट हो रही है सप्लायर के थ्रू। मेरी दुकान है, मेरा बंदा खुद जाकर आपके पास जाकर देकर आएगा। और रेसिपिएंट अब खुद लेकर जा रहे हैं उसे,
आपने कहा ठीक है गाड़ी में रखो, हम लेकर जा रहे हैं। और बाय एनी अदर पर्सन, भाई आपने मेरे से टीवी खरीदा, आपने कहा हाँ जी भिजवाओ, मैंने कहा हमारा कोई नहीं है, हाँ मैं ट्रांसपोर्टर का नंबर दे देता हूँ, और ट्रांसपोर्टर के थ्रू लेकर जा रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, अब माल पहुंचा कहाँ है, कहाँ, कौन सी जगह जहां पहुंचकर रुककर माल उतरा है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप गाजियाबाद से खरीद कर गए, दिल्ली में ले जा रहे हो, दिल्ली से खरीद कर गाजियाबाद ले जा रहे हो, तो ये क्या है, हमें ये देखना है माल कहाँ उतरा है, टर्मिनेट कहाँ हुई है मूवमेंट उसकी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, उस हिसाब से बिल बनेगा। ठीक है ना, जहां पर क्या है, मूवमेंट है। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रेसिपिएंट or any other person on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods, and the place of supply of goods shall be the principal place of business of such person. इसके लिए अभी हम डिटेल, ये एक सेक्शन की एक लैंग्वेज लिखी हुई है, सेक्शन एज इट इज, इसको अभी हम और मतलब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहां लिखा है जहां पर गुड्स डिलीवर सप्लायर कर रहा है ना, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, रेसिपिएंट की जगह मान लिया आप है, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि इसे सप्लाई करना है, लेकिन इसे सप्लाई वहां पर कर दो, उस जगह सप्लाई कर दो, तो लिखा है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू ए रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन। तो देखिए जैसे मान लिया ए बी को सप्लाई कर रहा है ना, तो पता चला बीच में बात हुई, हो सकता है बी ने आगे सी को भेज दिया और रास्ते में बात हो गई, बी ने सी से कहा ए से बात कर लो, वो बता देगा डिलीवरी तुम्हारे यहाँ हो जाएगी। जब बी ने ए से कहा था कि भैया डिलीवरी कर देना, फोन आ जाएगा आपको बता देंगे। अब क्या है कि ए बी को बेच रहा था, लेकिन ये इनने आगे बेच दिया या जो भी है, सी के पास अब डिलीवरी हो रही है। तो यहां लिखा है वेदर एक्टिंग एन एजेंट और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट, या तो पहले ही बता दिया ड्यूरिंग द मूवमेंट कि ये ट्रांसफर हो गया डॉक्यूमेंट और टाइटल, और अदरवाइज बीच में ये बिक गया और माल, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, ये जो सी है इसको जहां पर माल मिला है, तो इसका जो थर्ड पर्सन का जो जगह है वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई यही तो है जहां पर एक्चुअल में ये पहुंच रहा है, तो उसके लिए बता रखा है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या ऐसा हो सकता है कि सप्लाई मूवमेंट हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि आप गए एक दुकान पर, आपने चॉकलेट खरीदी और खाली खड़े हो गए, ठीक है ना, या खरीदी जेब में डाली चल दी, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया ना, सेल तभी हो गई ऑन द जो है कहते हैं टेबल ही, ऑन द टेबल और लोकेशन तभी सेल हो गई। तो वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट, वेदर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना सप्लायर मूवमेंट कर रहा है ना रेसिपिएंट मूवमेंट कर रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो यहां लिखा है कि लोकेशन गुड्स की जिस समय डिलीवरी रेसिपिएंट को मिली है वो, है ना। भाई एक इंसान आपके बाहर आकर कुछ सामान बेच रहा है और आपने उससे खरीद लिया, तो उसी समय हाथों हाथ डिलीवरी हो गई, उसी समय डिलीवरी। ज्यादातर क्या होता है, आप दुकान पर जाते हैं खरीदते हैं तो वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो जहां पर डिलीवरी हुई वो डिलीवरी वहीं हुई है जहां दुकान है, तो वही हमारी पॉइंट ऑफ सेल को ही हम कह देते हैं, हाँ भाई ये सप्लाई हो गई है। कैश सेल होती है, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो 90% सेल तो ऐसी हो जाती है। वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली।
ठीक है, एक टेबल खरीदा आपने, वो टेबल आपके पास लाए, वो सब उसके पाइप सब कुछ अलग अलग है, उन्हें आगे जोड़ा और आपका बनाया, तो आपके यहाँ आकर बनाया, तो जहां आकर बनाया वो सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। Where the goods are supplied on board or conveyance, including a vessel or aircraft or train or motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board. तो जहां पर वो सामान पहुंचा है, लिया गया, वही हम मानेंगे। तो ये हमें बता रखा था सेक्शन 10(1) में, क्लोजेस थी ABCDE, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? Where the place of supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined in such manner as may be prescribed. तो जहां नहीं पता चल रहा है वहां पर हम बता देंगे टाइम टू टाइम कि कैसे उसको करना है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या पता चलता है? सेक्शन 10 हमें बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन दैट इज विद इन इंडिया। तो सब सेक्शन 1 5 रूल बताता है हमें क्या सिचुएशन है। मूवमेंट हो रही है, ठीक है, गुड्स डिलीवर ऑन बिल टू शिप टू मॉडल, सप्लाई नोट इन्वॉल्विंग मॉडल, असेंबली हो रही है, या सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेंस रास्ते में हो रही है। तो ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज डिस्कस बिलो फॉर रेजिडुअल केसेस। सबसेक्शन 2 कहता है कि भैया जहां पर इनमें से कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए बताएगी, मैनर प्रेस्क्राइब कर देगी। It must be kept in mind that provision of section 10 discussed here under are all in relation to the domestic supply of goods, क्योंकि सर्विस के लिए सेक्शन 12 में बात करेंगे, ठीक है। सप्लाई इन्वॉल्विंग ए मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो 10(1)A वो क्या कहता है? इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन of the goods at the time when the movement of goods terminates for delivery to the recipient. तो लोकेशन ऑफ गुड्स एक क्वेश्चन फैक्ट है कि हम ऑब्जर्व करें जर्नी है और वो कहां तक जा रही है। ओरिजिनेट कहां से होती है जर्नी? सप्लायर से, और टर्मिनेट कहां होता है? रेसिपिएंट पे, है ना। तो ये मूवमेंट जो है वो सप्लायर भी ले सकता है, रेसिपिएंट भी ले सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है। It is important to understand that this provision does not apply in cases where there is no movement. Also, the provision does not link itself to the transfer of property in goods but to movement of the goods. एग्जाम्पल के तौर पर बब्बन प्राइवेट लिमिटेड है नासिक में, महाराष्ट्र में, इन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर बेचे हैं छगन प्राइवेट लिमिटेड को पुणे में, महाराष्ट्र में, for delivery at place of business of Chaggan Private Limited in Pune. The place of supply is Pune. Babban Private Limited of Nasik sells 20 refrigerator to Dhakkan. अरे वाह, बब्बन छगन तो ठीक था, यहाँ तो ढक्कन आ गया। ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड, तो सप्लाई अहमदाबाद मानी जाएगी। सिंपल, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बीच में बहुत सारे स्टेट में से होकर निकल सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं, एंड का हो रही, ठीक है। नहीं तो हर एक बीच में आ जाएंगे कटोरा लेके, हमें भी चाहिए, तो वो नहीं होगा कुछ। सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। बिल टू शिप टू क्या होता है? आप अमेज़न से आपने ऑर्डर किया, क्या कहा आपने? गिफ्ट देना है किसी को, आपने क्या करा? खरीदा, बिल आपके पास आएगा, उसमें होता है डिलीवरी कहां करनी है, तो डिलीवरी आपने और कोई एड्रेस डाला, बिल आएगा आपके पास, डिलीवरी जाएगी कहीं और, तो क्या होगा? तो कहां जा रही है डिलीवरी? तो वो है ना। तो यहां पर लिखा है क्लोज बी लेज डाउन द प्रोविजन टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर देयर इज ए ट्रिपलेट मतलब 3 टाइप के लोग इन्वॉल्व हो गए सप्लाई में, तो बिल टू शिप टू बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है ना।
और वेयर देयर इज ए सेल ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बाय द ओरिजिनल बायर। तो या तो ये सीधा बिल टू शिप टू है, ओरिजिनेट होने से पहले ही हमें पता है कि भैया खरीद ये रहा, डिलीवरी वहां होनी, या रास्ते में कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ क्या है, गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड ओरिजिनल बायर who may be acting as a agent or his own account before or during the movement, लेकिन टर्मिनेट नहीं हुआ है whether or not there is a transfer of document, जरूरी नहीं है कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी हो। इट इज डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द थर्ड पर्सन। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग है कि यहाँ शिप टू बिल टू में क्या होगा। In simple words, where the goods are delivered by the supplier to the recipient at the instruction of a third person, the place of supply is the principal place of business of such third person and not the actual recipient. तो यहाँ क्या है, अब देखो A है, A ने किसे माल बेचा, B को। अब B है यहाँ थर्ड पर्सन, ठीक है। A कौन है, सप्लायर, और सप्लाई कहाँ हो रहा है, सी के बाद। ये कौन है, रेसिपिएंट। तो यहां पर क्या बोल रखा है कि भैया ये जो थर्ड पर्सन है इसका प्रिंसिपल प्लेस को ही हम मानेंगे कि यहां डिलीवरी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते। It is important to identify the two supply involved in this transaction. One supply is by supplier to third person and second supply is by third person to recipient. तो ये क्या रखा है, एक तरीके से ये क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना। This provision deals only with the first limb of supply, that is supply by supplier to third person. तो ये कह रहा है यहां से ये जो फर्स्ट वाला है पार्ट है ना, इसी के बारे में बात हो रही है। सेकंड जो सप्लाई है, दैट इज सप्लाई बाय थर्ड पर्सन टू रेसिपिएंट, विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1)(a), दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई will be the location of goods at the time when the movement of goods terminates for delivery of the recipient. टर्मिनेट तो हो नहीं रही है अभी, जब इसके पास से यहां हो रही है तो टर्मिनेट तो हो नहीं रही। तो ये क्या रखा है कि जो सेकंड पार्ट है इसमें, जो थर्ड पर्सन ने रेसिपिएंट को दिया है, विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ 10(1) है, जो कहता है कि सप्लायर से ये एंड जहां टर्मिनेट होता है सप्लाई, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो ये क्या कह रहे हैं, सप्लायर ए इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हमारा सप्लायर, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, बी को माल बेचा, ए ने किसे माल बेचा, बी को, ठीक है। तो इसने क्या माना कि भैया ठीक है, और हमारा बी जो है उसको क्या बोला इन्होंने, थर्ड पर्सन, है ना। अब यहां गड़बड़ थोड़ी, थर्ड पर्सन कायदे से सी है, लेकिन यहां पर हम थर्ड पर्सन कह रहे हैं, रेसिपिएंट और सप्लायर के अलावा जो है वो थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अब थर्ड पर्सन ने क्या कहा, थर्ड पर्सन मतलब बी ने क्या कहा ए से कि भैया ये माल कहां पहुंचाओ, सी के पास। तो ए ने ये माल बी के कहने पे सी के पास पहुंचा दिया। अब बी है कौन, हरियाणा में, ए कौन है, दिल्ली में। तो अब देखा जाए तो स्टेट तो दोनों की अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग स्टेट है। लेकिन अब जहां डिलीवरी हुई है वो क्या है, सेम। तो अब यहां क्या माना जाए, इसे इंटर स्टेट माना जाए या इंट्रा स्टेट माना जाए। अब ध्यान से सोचा जाए, यहां गड़बड़ की कितनी गुंजाइश है। जो बी है वो हरियाणा में है, बिल तो वो ले रहा अपने नाम पे और कह रहा वहीं डिलीवर कर दो, बाद में उठा कर ले जाए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी, मतलब हरियाणा,
तो IGST लगाएंगे हम। नहीं तो भैया तुम तो सब वहीं पर डिलीवरी लेते रहोगे, बिल अपने नाम बनवाओगे, डिलीवरी वहीं लेते रहोगे। तो जब तक ठीक है, जब तक जहां पर जो परचेजर है, देखो 10(1) क्या कहता है, रेसिपिएंट माल गया कहां, रेसिपिएंट के पास, खरीद कौन रहा, रेसिपिएंट, माल पहुंचा रेसिपिएंट, तो ये सिंपल केस है। लेकिन जहां पर रेसिपिएंट कह रहा है ना 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 ना, खरीद तो मेरा हूं, माल मुझे मत दो, लेकिन अब वो चाहे वो माल बेच रहा है या नहीं बेच रहा, हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां पर बी ने कहा कि भैया माल मुझे मत दो, तो भैया कह रहे हम तो तुझे ही मानेंगे, तुझे दिया हमने, हम नहीं जानते सी को माल तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम तो तुझे ही दे रहे हैं। ठीक है। इवन दो 293 ऑफ CGST रेसिपिएंट का मतलब है पेयर ऑफ द कंसिडरेशन। अब देखो पेमेंट कौन कर रहा है, बी। तो ये क्या रखा है, सेक्शन 293 कहता है रेसिपिएंट कौन है, हमने पढ़ा रेसिपिएंट कौन है, जो पैसा दे रहा भैया, अल्टीमेटली वही तो रेसिपिएंट है। तो इन दिस प्रोविजन रेसिपिएंट इज द वन हु एक्चुअली कलेक्ट द गुड्स, लेकिन गुड्स के केस में क्या है, रेसिपिएंट जो माल ले रहा है, जहां डिलीवरी हो रही है। लेकिन यहां थर्ड पर्सन जहां एंजॉय, जहां पर वो एक्चुअल में ओनर है और वो केवल अपने इंस्ट्रक्शन पर डिलीवरी करा रहा है, तो यहां पर ये क्या क्या रखा है कि भैया हम तुझे ही मानेंगे कि भैया बी को ही हुआ है ना। सप्लाई बाय थर्ड पर्सन टू रेसिपिएंट। अब ये क्या है, सप्लाई बाय थर्ड पर्सन टू रेसिपिएंट, सप्लायर ए ने बी के कहने पे सी को कर दिया था, वो हमारा 10(1) बी में कवर हो गया। अब यहां लिखा है, अब सी किसे दे रहा है, तो प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई। तो यहां क्या है, देखो हमने क्या माना था, माल पहुंचा यहां, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये एज्यूम करा जाएगा माल पहले गया यहां, फिर माल यहां से यहां आया। तो ये 10(1) बी में हमने क्या करा, इसको 10(1) बी में कवर किया कि भैया शिप टू बिल टू, उसने बोला किसी और को, लेकिन ए ने बी को ही दिया है। अब ये कह रखा है कि जो माल तो लेकिन पहुंचा सी के पास, तो सी के पास कैसे माल पहुंचा, तो सी ने क्या करा होगा, सी ने बी से क्या कहा होगा, मुझे माल चाहिए, तो बी ने क्या करा होगा, सी को इनवॉइस दिया होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम when the movement of goods terminate for delivery to C, that is New Delhi, supply chargeable to IGST। तो ये माल कहां से कहां जा रहा है, हरियाणा से, तो क्या है IGST। ठीक है, बात समझ में आई। अब है 10(1)C। 10(1)C क्या कहता है, जहां पर मूवमेंट ही नहीं है, if the supply does not involve movement, the place of supply is the location of goods at the time of delivery। at the time of delivery location of goods बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। and न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड has leased its machine। तो न्यूटन ने एक मशीन दे रखी है 8 लाख वाली, 8 की, ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 35,000। 12 महीने के बाद ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड ने न्यूटन के हाथ पर जोड़े और उससे कहा कि मशीन हमें 5 लाख में दे दो। ये बहुत होता है, क्या होता है, जब मैंने आपसे कोई किराए की ली चीज, तो मैं उसे यूज कर रहा हूं, मुझे लगा यार सही है, अब आपको भी पता चल गया कि भैया किराया आ रहा है, और आपको पता है कि अब ये पुरानी हो गई, थोड़े समय के बाद मुझे नई लेनी पड़ेगी, मैं उसकी अच्छी खासी कीमत आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूं और मेरे काम की है। हो सकता है आप उसे मार्केट में बेचो तो ये 5 लाख की जगह 3 लाख में बिकेगी। तो मैंने सोचा मैं महीने का महीना रेंट दे रहा हूं, मैं खरीद लूंगा आपसे। तो मैंने कहा कि मुझे ये मशीन बेच दो, आपने कहा चल ठीक है। मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, मूवमेंट तो हुआ ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या है,
माल का है, माल कौन सी जगह है? नोएडा में। तो इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द सेम शैल बी सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज। Thus the location of machine at the time of sale will be the supply, that is place of supply, that is नोएडा, और बेचा किसी ने? दिल्ली ने, IGST लगेगा। ठीक है। गंगाधर लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र, opens a new branch office at Gurugram, Haryana. It purchased a building for office from Gajodhar Builders, Gurugram. It also entered into a separate contract with Gajodhar for purchase of pre-installed office furniture and fixtures. माल जो है उसके अंदर सामान समेत। तो बिल्डिंग पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, है ना, लेकिन ऑफिस फर्नीचर है या फिक्चर्स है उस पे तो जीएसटी लगेगा। तो मूवमेंट तो है नहीं, तो कहाँ है डिलीवरी? गुरुग्राम में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम। सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स, तो जहां पर क्या है? इंस्टॉलेशन होता है, असेंबली होती है। तो इफ द सप्लाई इन्वॉल्व गुड्स which are to be installed or assembled at site, the place of is the installation, जहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब ये देखा जाए, दिस इज द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स। कंपोजिट का मतलब जहां पर हम दो बंडल की बात करते हैं ना, दो सप्लाई इन्वॉल्व है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एंसिलरी सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन। तो एक सप्लाई ऑफ गुड्स है और एक सप्लाई ऑफ सर्विस भी है। भाई मैं आपको सामान बेच रहा हूं, सामान बेचने के बाद उसे असेंबल भी तो कर रहा हूं। द प्रिंसिपल सप्लाई इज, अब हमारी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई दो थी, याद? भूल गए। कंपोजिट में क्या होता है? नेचुरली बंडल्ड होता है। मिक्स में क्या होता है कि वो जबरदस्ती हमने ऐसे मिला दिया। तो नेचुरली बंडल में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, उसका जीएसटी का रेट लगाते थे। तो यहां लिखा है द प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स, जो इंस्टॉलेशन हो रहा है मेन तो वही है, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली ने एक मशीन खरीदी है धूम प्राइवेट लिमिटेड से दिल्ली में, फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री एट नोएडा यूपी। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट एट विच द मशीन इज इंस्टॉल्ड, दैट इज नोएडा। पुणे प्योर रिफाइनरीज गिव्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू, क्या ये नाम? अच्छा, मोगली। ओहो। टू सप्लाई ए मशीन विच इज रिक्वायर्ड टू असेंबल इन ए पावर प्लांट in Kutch, Gujarat. The place of supply is the Kutch, even though the pure refinery is located in Maharashtra. तो जहां असेंबली हो रही है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड सप्लाई ऑन ऑन बोर्ड और कन्वेंस, वेयर गुड्स आर सोल्ड सप्लाइड ड्यूरिंग ए जर्नी ऑन बोर्ड और ऑन बोर्ड कन्वेंस में it become difficult to determine the place of supply goods, whether it is the location from where the journey originate or where it is destination, or whether it is a location covered by the conveyance during the journey. Therefore, section 10(1)(e) specifically provide for determination of place of supply of goods supplied on board. Example of goods supply on board a conveyance can be books and miscellaneous items supplied by hawkers in the train. ट्रेन चल रही है, अब आपने खाना भी खाते हैं वैसे तो हम ट्रेन, वो भी क्या है, आप क्रूज में जा रहे हैं, कुछ खरीदा आपने, अब क्या, जहां से क्रूज चला सिंगापुर से पहुंचा मलेशिया, अब आपने बीच में कुछ खाना खाया, आपने कुछ सामान खरीद लिया, घड़ी खरीद ली, ये सिंगापुर में माना जाए, मलेशिया में माना जाए, बीच में माना जाए, कहां से कहां क्या माना जाए। तो सेक्शन 10(1)(e) क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रेन, वेसल, मोटर व्हीकल इज द लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। तो ये माल कहां से लाया गया था, डाला कहां गया था, तो वो ये नहीं बोला जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, ये नहीं बोला। मान लिया ट्रेन चली मुंबई से, कहां आ रही है? दिल्ली,
तो मुंबई से दिल्ली आते हुए जो ट्रेन है बीच में उदयपुर रुकी, वहां से कुछ माल चढ़ा, फिर वो बेचा, तो वो क्या है, सप्लाई उदयपुर मानी जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात है मेन कि ऑन बोर्ड कब आया। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड सप्लाई ऑन बोर्ड, a conveyance is determined under this provision even if the supply has been made by any of the passenger on board the conveyance and not by the carrier of the conveyance. Morya boards the New Delhi Kota train at New Delhi. He sells the goods taken on board by him in the train at Jaipur during the journey. The place of supply of goods is the location in which the goods are taken on board, that is New Delhi and not Jaipur. बात समझ में आई। तो माल कहाँ ऑन बोर्ड आया, उस पे कब चढ़ाया गया माल। सिंगापुर से क्रूज चला मलेशिया, हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा दुबई, अब बीच में आप खाना खा रहे हो, अब क्या है, तो हर खाना खाते हुए नापेंगे कौन से शहर के ऊपर उड़ रहे हैं आप, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहां से माल डाला था, वो दिल्ली से दुबई की फ्लाइट है, माल कहां से डाला था, दिल्ली से। तो लेकिन अगर हो सकता है ये दुबई और इंडिया के बीच में चलती है, ये 2 दिन पहले माल दुबई से चढ़ा था, तो क्या माना जाएगा, प्लेस। समझ में आई बात। तो सेक्शन 12 जो हमें सप्लाई और सर्विसेज के बारे में बताता है, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने सेक्शन 10 पढ़ा है, सेक्शन 10(1) पढ़ा है बेसिकली, और उसके अंदर क्लॉज A B C D E पढ़े।